नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीजीपीएससी प्यून एग्जाम के लिए मॉडल पेपर 2। यदि आप लोगों ने मॉडल पेपर 1 नहीं देखा है तो आप लोगों को एंड स्क्रीन में दिख जाएगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न यहाँ, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। देखिए, जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है वो वाला शब्द कौन सा है। तो कौन सा है इसमें, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रशंसा। देखिए, देख सकते हैं हम यहाँ पे अधिशासी में अधि उपसर्ग लगा हुआ है, अधिशासी में अधि उपसर्ग लगा है। विनाश में आप देख सकते हैं वि उपसर्ग लगा हुआ है, वि धन नाश। प्रत्याशा में आप देख सकते हैं प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति धन आशा बराबर प्रत्याशा। लेकिन जो प्रशंसा है ये खुद एक मूल शब्द है, प्रशंसा में किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगा। अगला प्रश्न है हमारा, यह किस तरह का व्यंजन है। उसमें व्यंजन है अल्प प्राण है, महाप्राण है या अंतःस्थ। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्थ व्यंजन है हमारा यह। याद रखिएगा, अंतःस्थ व्यंजन हमारे कुल 4 होते हैं, य, र, ल और व। यह हमारे 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा अगर कहीं पूछता है तो। चलिए अगला प्रश्न, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है। तो देखिए, हमारा जो शब्द है कुटिया, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, नृत्य, धर्म और दीपक, ये बाकी के हमारे क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और कुटिया हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे बोलते हैं ना साधु की कुटिया, साधु का कुटिया नहीं बोलते, हम बोलते हैं साधु की कुटिया। तो की हमारा किसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है, स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो साधु की कुटिया यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो कुटिया क्या है, हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं शब्दों को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, छ, त्र और ज्ञ, ये तीनों कौन से व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, ऊष्म, तवर्गीय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त व्यंजन। याद रखिएगा, 4 प्रकार के हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये चारों वर्ण हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब ये एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे कि जो छ है ये हमारा स्वर रहित क और ये पूरा श, इससे मिलकर बनता है। जो त्र है वो हमारा त और र, इन दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। जो ज्ञ है वो ज और य, इन दो वर्णों से मिलकर बनता है। और जो स्र है वो आपका श और र से मिलकर बनता है। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा कि ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन और किन व्यंजनों के मेल से ये बनते हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने रूढ़ शब्द के बारे में बात किया था। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लोटा। देखिए, इस चीज के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, 3 प्रकार के शब्द बताए थे, रूढ़, यौगिक और तीसरा योग रूढ़। ये 3 प्रकार के शब्द आप लोगों को याद रखने हैं रचना के आधार पर। तो देखिए, जो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो कि सार्थक शब्द तो होते हैं, मतलब उनका कोई ना कोई अर्थ होता है, लेकिन अगर आप उन्हें विभाजित कर देंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे लोटा में अगर आप देख रहे हैं तो लोटा का एक अर्थ होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप इन्हें 2 भागों में विभाजित कर देंगे, लो और टा में, तो क्या लो का कोई अर्थ होता है, नहीं। टा का कोई अर्थ होता है क्या, नहीं होता। ये दोनों शब्द हमारे सार्थक शब्द नहीं है। यौगिक शब्द में क्या होता है, देखिए यौगिक शब्द मतलब जो कि एक से अधिक शब्दों के मिल से बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे डाकघर बोल दूं अगर मैं, तो ये डाकघर का कोई ना कोई एक अर्थ होता है। अगर आप इन्हें विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डाक और घर। अब ये जो विभाजित शब्द होते हैं इनका भी कोई ना कोई अर्थ होता है। देखिए, डाक का एक अलग अर्थ होता है, घर का एक अलग अर्थ होता है, और इनके मेल से जो बना शब्द है डाकघर, इनका अलग अर्थ होता है। तो इस प्रकार का ये जो शब्द है ये हमारे यौगिक शब्द कहलाता है। योग रूढ़ शब्द भी शब्द ही होते हैं, इन्हें भी 2 भागों में विभाजित करने पर इनका भी कोई अर्थ हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा दशानन। अब दशानन मतलब क्या होता है, 10 आंगन। ठीक है, 10 और आंगन, 2 भागों में विभाजित करूंगा तो देखिए दशानन का एक अर्थ होता है, 10 का भी अर्थ होता है इन्हें विभाजित करने के बाद, और आनंद का भी एक अर्थ होता है। ठीक है, 10 का एक अलग अर्थ होता है, आनंद का अलग अर्थ होता है और दशानन का अलग अर्थ होता है। लेकिन इसे योग रूढ़ में क्या होता है कि ये जो हमारा शब्द होता है ये एक तीसरे अर्थ की ओर भी इशारा करता है। जैसे दशानन का अर्थ हो जाता है आपका रावण, तो हमें पता है, देखिए दशानन को रावण कहते हैं, तो दशानन किसके लिए प्रयुक्त होता है, रावण के लिए। तो यह किसी अन्य अर्थ की ओर इंगित कर रहा है। तो इस प्रकार के शब्द जो किसी
अन्य अर्थ की ओर इंगित होते हैं उन्हें योग रूप शब्द कहा जाता है। जैसे कि लंबोदर भी बोलते हैं, तो लंबोदर भी क्या होता है हमारा दूसरे अर्थ की ओर इशारा करता है। जैसे गणेश जी को बोलते हैं लंबोदर, जैसे हम बोलते हैं वीणा पाड़ी, तो वीणा पाड़ी का अर्थ होता है सरस्वती माता। ठीक है, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो योग रूप शब्द कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो याद रखिएगा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? कुल 33 व्यंजन होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर पूछेगा व्यंजनों की संख्या तो 33। अगर पूछता है स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या याद रखिएगा 11। अगला प्रश्न, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? इस प्रकार का वाक्य है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इच्छावाचक वाक्य है। तुम अपने काम में सफल रहो, देखिए ये इच्छा जाहिर कर रहा है कि तुम अपने काम में सफल रहो, है ना, तो ये इच्छावाचक वाक्य हो गया। चलिए बाकी ऑप्शंस भी अगर हम देखें, तो क्या यहाँ पे किसी प्रकार का कोई संदेह हो रहा है क्या? नहीं। विधिवाचक, क्या यहाँ पे किसी कार्य के होने वगैरह का पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। और इनमें से कोई नहीं भी गलत है, क्योंकि इच्छावाचक हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, विषधर में समास है। देखिए विषधर में कौन सा समास? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। कैसे है? तो देखिए विषधर का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाता है विषधर, यानी कि विष को धारण करने वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे विष को धारण करने वाला, ये किसी तीसरे अर्थ को इशारा कर रहा है ना। विषधर मतलब दो शब्द से मिलकर बना है ना, विष और धर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं विष और धर ये दोनों हमारे क्या है? शब्द अप्रधान है, दो जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं और वो किसी तीसरे अर्थ को इशारा करते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तीसरे अर्थ को और इशारा कर रहा है, विष को धारण करने वाला, यानी इसका अर्थ होता है आपका सर या फिर सांप। समास जिसमें उसके दोनों पद अप्रधान हो और वह किसी तीसरे अर्थ की ओर इंगित करते हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। अभी हमने पढ़ा ना योग रूढ़ शब्द, तो ये योग रूढ़ शब्द जितने होते हैं ना, ये हमारे बहुब्रीहि समास में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न, लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है में विशेषण है। अब देखिए ये जो वाक्य है लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण मतलब क्या होता है? जो किसी चीज की विशेषता बताए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है, तो कुशल यहाँ पे हमारा विशेषण हो जाएगा। ये विशेषता बता रहा है किसकी? कार्यकर्ता की। कार्यकर्ता कैसा है? कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता कैसा है? कुशल है। तो कुशल हमारे यहाँ पे विशेषता बता रहा है कार्यकर्ता का, तो ये हमारा विशेषण हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को कि जो शब्द किसी चीज की विशेषता बताए उस शब्द को हम बोलते हैं विशेषण। और जिसकी विशेषता बताए, किसकी विशेषता बता रहा है? कार्यकर्ता की, तो ये जिसकी विशेषता बताता है उसे बोलते हैं विशेष। चलिए अगला प्रश्न, परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है? तो ये याद रखिएगा तत्सम शब्द होता है। परीक्षा क्या होता है? हमारा तत्सम शब्द है। चलिए अगला प्रश्न, चिकना घड़ा होने का तात्पर्य क्या होता है? तो याद रखिएगा चिकना घड़ा यानी कि निर्लज्ज होना। जिस तरीके से चिकने घड़े में पानी नहीं ठहरता, उसी तरीके से निर्लज्ज व्यक्ति पे किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो इसलिए इस मुहावरे को बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न, गरिमा का विलोम शब्द क्या है? गरिमा का विलोम शब्द हो जाता है लंगिमा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, लंगिमा। अगला प्रश्न, अध्ययन में कौन सी संधि है? तो देखिए अध्ययन में संधि कौन सी है? तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा हमारा अधिधन अयन बराबर हमारा क्या बन रहा है? अध्ययन बन रहा है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से वर्णों को देखें, तो अधि का आपका ई और अयन का अ, तो अधि अयन बराबर अध्ययन। अध्ययन, देखिए यह शब्द यहाँ पे जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ई का यह हो गया। अब देखिए हमें पता है कि एक परिभाषा हम लोगों ने पढ़ रखा है कि यदि ई, उ या फिर री के बाद यदि कोई भी विजातीय स्वर आता है, जैसे कि यहाँ पे अ आ गया है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है? ई का आ का य, उ का व और री का र हो जाता है, ये होता है। तो यहाँ पे ई का य हो गया है। तो ये जो परिभाषा हमने पढ़ा है ये कौन सी संधि का है? ये जड़ संधि का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जड़ स्वर संधि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उज्जैनी में उपसर्ग है, देखिए उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? तो उज्जैनी को दो भागों में विभाजित करेंगे आप, तो ये हो जाएगा उत धन जयनी, तो इसका सही उत्तर है आपका उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के सामने लगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं शब्द के सामने कौन सा शब्द लगा है? उत, तो उत हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, देखिए सामान्य वर्तमान काल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा वह कोलकाता जाता है, यह हमारा सामान्य वर्तमान काल है। देखिए सामान्य वर्तमान काल क्या होता है?
तो सामान्य वर्तमान काल मतलब जो कि हमें किसी चीज के वर्तमान समय में होने का बोध कराता है। साथ ही इसमें क्या होता है कि किसी कार्य के पूर्ण या अपूर्ण होने का इसमें हमें पता नहीं चलता। ठीक है, जैसे आप लिखा, वह कोलकाता जाता है। ठीक है, कोलकाता जाता है, लेकिन क्या इसमें किसी कार्य के पूर्ण होने का पता चल रहा है? नहीं। अपूर्ण होने का पता चल रहा है? नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है, यहाँ पे पता चल रहा है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, कार्य अभी चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, तो रमेश ने समाचार पत्र पढ़ लिया, आने का पता चल रहा है। सीता बाजार जाती होगी, यहाँ पे भी पता चल रहा है कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जाती होगी। ठीक है, ये संभावना व्यक्त कर रहा है। तो इस तरीके से हम शब्दों को पहचान सकते हैं कि किसमें कार्य का पूर्ण होना है और किसमें कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में कार्य के पूर्ण होने या न होने से इसमें कोई संबंध इस प्रकार का नहीं हुआ है, तो ये हमारा सामान्य वर्तमान काल में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा मॉडल पेपर 2। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, आप लोगों की परीक्षा बहुत ही नजदीक आ गई है। 25 सितंबर को आप लोगों की प्यून की परीक्षा होने वाली है, तो आप प्रॉपर अपना तैयारी करके रखिए। प्रश्नों को इस तरीके से एमसीक्यूज अब आप लोगों को सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि परीक्षा जब करीब आ जाता है तो आप लोग एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसमें हर प्रकार के टॉपिक का आपका प्रैक्टिस होते जाता है। तो हर प्रकार के टॉपिक को प्रैक्टिस करना है तो एमसीक्यूज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।